बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे ऑस्किलेशंस, ठीक है। उसके आज हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स करने थे। तो जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन है वही हैं, वो 4th क्वेश्चन से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन अभी कराएंगे वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक किए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछता है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ टाइम इक्वल टू इट्स पीरियड इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज ए। तो कहता है कि भाई सबसे पहली चीज़ तो कभी कहता है कि एम्पलीट्यूड जो है ए है। एम्पलीट्यूड अब होता क्या है, मैं अगर एक सिंपल पेंडुलम बना के इसकी डायग्राम, कि भाई आपका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसी भी बॉब का या किसी भी चीज़ का, वो क्या कहलाता है, इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। मीन्स कि आप कह दो कि ये मेन पोजीशन से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस है ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है। तो अगर ये हमारे पास ए है तो कहता है टाइम पीरियड के मुताबिक, मतलब कि टाइम पीरियड क्या चीज़ होती है कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, कि एक वाइब्रेशन के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर आप गौर करो कि मेन पोजीशन से डिस्टेंस स्टार्ट किया, यहाँ पर गया तो कितना कवर कर लिया ए, जब वापस आया तो फिर ए, मीन्स के टोटल डिस्टेंस आप कितना हो गया 2a। अब इसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो फिर ए कवर करेगा डिस्टेंस, और जब वापस आएगा तो फिर से ए 2a। तो मीन्स के 2a इस तरफ डिस्टेंस कवर करता है, 2a इस तरफ, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाता है, इनको अगर हम ऐड करें तो वो हमारा 4a, ठीक है। कि अगर एम्पलीट्यूड हमारा a है तो कहता है कि तब जो टोटल डिस्टेंस एक टाइम पीरियड के अंदर या वाइब्रेशन के अंदर होगा वो क्या होगा, वो बच्चे 4a होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है व्हाट हैपेंस टू द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड, व्हाट हैपेंस इफ द सस्पेंडेड मास इज डबल्ड। तो ये सिंपल पेंडुलम की वो बात कर रहा है। कहता है कि अगर हम उसकी लेंथ को डबल कर दें तब इसके क्या होगा, टाइम पीरियड पर असर क्या होगा, और अगर हम इसका मास डबल कर दें। तो सबसे पहले तो इक्वेशन जो है इसके टाइम पीरियड की वो क्या है, टी इज इक्वल टू 2π√L/g। तो बच्चे अब इसमें सबसे पहली चीज़ हम मास के बारे में देख लेते हैं कि मास क्या है। इस पूरी इक्वेशन में आप देखें कहीं पर मास आपको नज़र ही नहीं आ रहा। तो अगर हम मास को डबल कर दें तो कहता है टाइम पीरियड के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम से मास से क्या है, इंडिपेंडेंट है। जो टाइम पीरियड है वो क्या है, मास से इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड ही नहीं करता मास के ऊपर। इसी तरीके से जब लेंथ है तो कहता है कि कंसिडर करो कि हमारे पास टी डैश जो ये नया टाइम पीरियड है, जब हमने लेंथ इंक्रीज़ कर दी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 2L कर दिया। तो अगर आप गौर करो, सॉल्व करो, इसमें लेंथ की जगह इसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करो, निकालने के बाद आपको पता चला कि कॉमन बीच में से क्या चीज़ आ रही है आपके पास, √2। जब √2 हमने बाहर कॉमन निकाल दिया है और फिर आपको ये नज़र आ रही है कि ये जो वैल्यू आपके पास है ये क्या है, ओरिजिनल टाइम पीरियड ही है। तो वापस वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारा जो न्यू टी डैश जो है, कि ये जो न्यू टाइम पीरियड है लेंथ इंक्रीज़ करने के बाद जो टाइम पीरियड है वो टी डैश है, वो कहता है वो 1.41t1 है। इसका मतलब है कि बेटे हमने क्या करना है कि जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। टाइम पीरियड हमारा जो बाद में है टी डैश जो है ये क्या है, ज़्यादा है, कि हम पहले वाले को इस नंबर से जो कि 1 से ग्रेटर है से मल्टीप्लाई करें तब इसके इक्वल आता है। तो बेसिकली इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डबल्ड देन इट्स टाइम पीरियड इंक्रीजेस बाय 1.41 टाइम्स द ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो ओरिजिनल टाइम पीरियड से इतना ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटे वो है, कहता है कि भाई डिस्क्राइब द एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो कहता है कि ये बताएं कि क्या जो एक्सेलरेशन है वो सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर की वो मोशन के दौरान कांस्टेंट रहती है। इज़ द एक्सेलरेशन एवर जीरो, तो क्या एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है, एक्सप्लेन करें। तो पहली भी चीज़ तो जो इक्वेशन है आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो इसके मुताबिक आपकी एक्सेलरेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती। अगर उसने हल्का सा भी डिस्टेंस कवर किया, मूव करेगा, तो उसकी एक्सेलरेशन होगी ही। तो यही कहता है कि हम प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन कहता है कभी भी ये ज़ीरो कह रहे हैं कि कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये लगातार चेंज होती। तो एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। और हाँ, जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का कि भाई जीरो हो सकती है, बिल्कुल। द एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो एट मीन पोजीशन, जो मीन पोजीशन है वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे वो कहता है कि व्हाट इज मींट बाय फेज एंगल, कि फेज एंगल से क्या मुराद है, और डिफाइन डज इट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स। तो फेज एंगल द एंगल विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पॉइंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड फेज एंगल। तो कहता है वो एंगल जो कि क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट फासला भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है मोशन की, ठीक है, जब एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, इज कॉल्ड फेज एंगल। तो फेज गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ द मोशन, कि ये हालत के बारे में बताता है। वी कैन गेट द वेव फॉर्म ऑफ सिंपल बाय अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ, बट कहता है कि भाई ये इसकी स्टेट के बारे में तो बताता है, लेकिन जो एंगल है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता।
कहता है कि पूछ रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन, जो 8 क्वेश्चन है हमारा कि भाई अंडर व्हाट कंडीशंस, ये कौन सी हालतों के अंदर अगर हम दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को ऐड करें तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही हो। ठीक है, तो इसकी जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है वो यही है कि भाई अगर हम दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को ऐड करें तो आंसर भी हमारा जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही आए। तो क्या होना चाहिए कि दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, पैरेलल एक ही डायरेक्शन में से परफॉर्म कर रहे हो, दोनों के दोनों जो है वो इन फेज़ होने चाहिए, उनका फेज़ सेम होना चाहिए, और दोनों के जो है वाइब्रेटिंग विद द सेम फ्रिक्वेंसी, उनकी फेज़ सेम हो, उनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। तब कहता है अगर दोनों मोशंस को हम ऐड करें तो जो हमारा रिजल्टेंट आंसर आएगा वो भी क्या होगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन है, कहता है कि भाई आपके पास एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग ऑस्किलेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहता है उस वो बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, ठीक है, उसके दरमियान टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का आपस में रिलेशन बताएं। तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक कि भाई क्या होता है कि जितनी भी एनर्जीज हैं, काइनेटिक हो, आपकी पोटेंशियल हो या टोटल एनर्जी हो, ये क्या है, ये कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती। हाँ, ये इसकी शक्ल तब्दील होती रहती है। तो जैसे कि हमें पता है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और मीन पोजीशन पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा कहता है कि डिस्क्राइब सम कॉमन फिनोमेना इन विच रेजोनेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो कुछ जनरल फिनोमेना कहता है जिक्र करें जिनके जो है रेजोनेंस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसमें बेटा सबसे पहले तो ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कि आपको जब एक इंस्ट्रूमेंट लेके आते हो तो वो ट्यून नहीं हुआ होता, जिस तरह की आवाज़ उससे चाहिए उस तरह की निकलती है, तो उसको ट्यून किया जाता है। ट्यून कैसे किया जाता है कि जो पहले से ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट है उसको उसके पास क्या कहते हैं बजाया जाता है। तो बेटा जब तक उन दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच ना हो जाए, ठीक है, जब तक उन दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच ना हो जाए तब तक उनको चेंज करते रहते हैं। तो इसलिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ये ट्यून हो जाते हैं, रेजोनेट करवाया जाता है। फिर उसके बाद रेडियो वगैरह की ट्रांसमिशन या रिसीविंग के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस करवाई जाती है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर बेटा क्या किया जाता है, रेजोनेंस प्रोड्यूस के जरिए ही खाने को गर्म किया जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो कहता है कि इफ अ स्प्रिंग सिस्टम इज हंग वर्टिकली एंड सेट इनटू ऑस्किलेशन, व्हाई डज द मोशन इवेंचुअली स्टॉप्स। तो कहता है कि जब बताएं कि एक स्प्रिंग को हमने लटका दिया और फिर उसको हमने ऑस्किलेट करवा दिया, लेकिन कहता है कि वो रुक क्यों जाता है। ठीक है, तो बेटा इसमें कहता है कि मास में है वर्टिकली एंड सेट इनटू ऑस्किलेशन द मोशन इवेंचुअली स्टॉप्स ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन। आमतौर पर तो न्यूटन के लॉ के मुताबिक तो मोशन जो है वो इंडेफिनिट टाइम तक चलता रहता है। तो यहाँ पर यही पूछना चाहिए कि रुक क्यों जाता है। रीज़न है कि बेटा फ्रिक्शन, कि जो आपकी एयर फ्रिक्शन होती है, उसके बाद एयर रेजिस्टेंस है हवा की उसकी, तो इन फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से आपकी जो एनर्जी है उसकी या जो फोर्स है, मोशन है, वो क्या हो जाता है, वो डेसिपेट हो जाता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो रुक जाता है। ठीक है, तो ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, ओके, अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़।